नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की मापने की विधियों को पढ़ रहे थे और उसमें हमारी लास्ट विधि रह गई है जिसका नाम है व्यय विधि। इससे पहले हमने उत्पादन विधि, आय विधि का अध्ययन किया और हमने आपको बताया कि जब भी कोई उत्पादन होता है तो उसको बाज़ार में बेचते हैं और बाज़ार में बेचने के बाद जो भी हमें उससे इनकम होती है तो वो इनकम उत्पादन के साधनों में बांट दी जाती है। जैसे पूंजी वाले को ब्याज मिल जाता है, भूमि वाले को लगान मिलता है, श्रमिक को मजदूरी मिलती है और सहायसी को लाभ मिलता है। तो ये बंटवारा हो जाता है जो कि उनकी आय होती है और आय विधि के द्वारा भी राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं व्यय विधि के द्वारा। व्यय का मतलब होता है खर्च। अब उत्पादन की जो भी साधन है इनको जो आमदनी प्राप्त हो रही है वो आमदनी वो खर्च भी करते हैं, क्योंकि वो अपने पास नहीं रख लेते हैं उसको, वो उसकी ज़रूरत की वस्तुओं में उसे खर्च भी करते हैं। आय विधि के द्वारा हमने जाना था कि जो भी आय होती है, उत्पादन का जो भी मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय में उसका जो मूल्य होता है उसको शामिल करते हैं और जो उसको जोड़ करके जो आय प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्योंकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन कुल राष्ट्रीय आय बराबर होता है और बराबर GNE, यानी हमने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। GNE का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, यानी कुल राष्ट्रीय व्यय। तो ये हम इस जो ये हमारी व्यय विधि है इसका अध्ययन हम कर रहे हैं और हमने इससे पहले राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया था। राष्ट्रीय आय का यानी आय विधि के द्वारा अध्ययन किया था। तो देखिए अब जो क्या होता है, जो हमारा जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ भी है कि जो इसमें क्या होता है, एक वर्ष में होने वाले व्यय जिसमें जीवन निर्वाह व्यय, पूंजीगत उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, विदेशी व्यय को शामिल किया जाता है, जिसे जोड़कर GNP की गणना की जाती है। तो इसमें जैसे भी लिखा भी है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें आय प्राप्त होती है और जब वो आय प्राप्त होती है तो वो उसे रख तो नहीं लेते हैं ना, वो उसको भी अपनी ज़रूरत की वस्तुओं के लिए, अपनी दैनिक वस्तुओं को पूर्ति करने के लिए वो उसको बाज़ार में खर्च करते हैं। और इस प्रकार जब वो उपभोग करते हैं तो क्या होता है, वो उपभोग पर व्यय होता है, निवेश पर व्यय होता है, सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है और शुद्ध विदेशी निर्यात के द्वारा भी हमें जो व्यय होता है वो भी इसमें जोड़ा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये कहलाता है राष्ट्रीय आय का व्यय विधि के द्वारा मापन। आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होगा व्यय विधि के द्वारा, क्योंकि हमने आपको ये पहले भी बताया है। पहले जिससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय का जो भी हमारा वो होता है, चाहे वो उत्पादन विधि से हो, चाहे वो आय विधि से हो मापन और चाहे व्यय विधि से हो, लेकिन आंकड़े सभी के बराबर आएंगे। इसको मैं एक सवाल के द्वारा आपको बता भी दूंगी लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए क्या है उपभोग व्यय के। अब हमारे उपभोग व्यय के घटक कौन कौन से हो गए। पहला है निजी उपभोग व्यय, दूसरा है विनियोग या निवेश। विनियोग या निवेश की अवधारणा के बारे में हमने जब राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को पढ़ाया था तो निवेश की अवधारणाओं को बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को याद होगा ना। और देखिए अगर नहीं भी याद है तो मेरे नीचे जाइए, मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करके लिस्ट है उसमें आकर जाकर के आप देखेंगे। तो निवेश की अवधारणा, सामान्य निवासी की अवधारणा, घरेलू निवासियों की अवधारणा, ये जो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं इनको मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। और अगर आपने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ये अवधारणाएं अवधारणाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप जब मापन करेंगे या और भी आगे पढ़ेंगे तो आपको इसमें दिक्कत आएगी। तो अभी जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप दोबारा से देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, उसको
वीडियो को लगा लीजिए, पॉज करके देखिए, दोबारा से देखिए, तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब क्या है, अब ये निवेश या विनियोग, इसमें मैंने आपको बताया था। इसके बाद है आपका ये सरकारी व्यय, फिर है आपका चौथा आपका है अपव्यय। ये हमने लिख दिया शुद्ध निर्यात व्यय। अब हम इनका अलग अलग अध्ययन कर लेंगे, एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम इनका अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं दोबारा से, कैसे हमने इसको अध्ययन किया। आप देखिए पहले क्या है हमारा निजी उपभोग व्यय। निजी उपभोग व्यय सभी लोग समझते हैं कि जो सामान्य जनता होती है, सामान्य लोग होते हैं, सभी लोग उपभोग करते हैं ना, सभी लोग अपनी वस्तुओं ज़रूरतों की वस्तुओं को पूर्ति करने के लिए मार्केट में वो खर्च करते हैं रुपए पैसे को। तो निजी उपभोग व्यय कैसे हो गया, जैसे कि हम हैं, हमने अपने खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, अपने और भी खर्चे हैं शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, अपनी भविष्य के लिए हम खर्चा करते हैं ना, तो वो सब क्या आएगा हमारे अपने खुद के निजी उपभोग व्यय में आएगा। अब निजी उपभोग व्यय क्या होता है, वो भी देखिए दो तरीके का होता है। पहले क्या होता है परिवार तथा व्यक्तियों द्वारा होने वाला व्यय। जो भी व्यक्ति है वो परिवार, तो वो व्यक्ति है या उसका अपना परिवार है, तो वो क्या करता है अपने निजी उपभोग के लिए खर्च करता है ना, खाने पीने के लिए, और बहुत सारे खर्चे होते हैं जीवन में, तो उनको पूर्ति करता है। और वो किन पे करता है, यानी टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुओं पर वो व्यय करता है। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती हैं, जैसे पंखा है बिजली का, या मान लीजिए फ्रिज है, मशीन है, मिक्सी है, तो ये सब क्या है, ये टिकाऊ वस्तुएं हैं। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये टिकाऊ वस्तुएं हैं। इनको एक बार इन पे खर्च किया तो वो काफ़ी समय तक चल जाएगा। और गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे खाना पीना, हम डेली जो करते हैं उसमें खाया पिया और वो सब खत्म हो गया। तो ये हुई हमारी ये हमारी हुई गैर टिकाऊ वस्तुएं जिन पर हम व्यय करते हैं। तो ये हुआ हमारा निजी उपभोग व्यय। और दूसरा है विनियोग या निवेश व्यय। विनियोग या निवेश व्यय के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि जैसे निवेश की जो धारणा होती है उसमें शुद्ध निवेश होता है, सकल निवेश होता है और मूल्य ह्रास होता है। 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, तो मूल्य ह्रास यानी हानि होती है, तो ये हमने आपको बताया था। तो इसके लिए भी देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा आप इसको जब लिखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। इसको आप अपनी नोटबुक पे जरूर उतार लीजिए। इसके बाद मैं निवेश के यानी विनियोग या निवेश के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति होता है वो अपने उत्पादन को और बढ़ाने के लिए पूंजी में वृद्धि करता है ना, तो इसी को निवेश कहते हैं। निवेश होता है, एक वास्तविक निवेश होता है और एक मौद्रिक निवेश होता है। जो मुद्रा के रूप में किया जाए वो मौद्रिक निवेश होता है, जो वस्तुओं के रूप में किया जाए वो वास्तविक निवेश होता है। तो ये हमने आपको सब निवेश की अवधारणाओं में ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी, लेकिन फिर भी पुनः हम आपको विनियोग या निवेश के लिए बताते हैं कि वो किस तरीके से निवेश किया जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि निवेश किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए निवेश या विनियोग, हमने आपको पहले अभी बताया था कि जो व्यय होता है वो 4 प्रकार के घटक होते हैं उसके, या 4 प्रकार के तरीके होते हैं। पहला होता है निजी उपभोग पर व्यय। इसमें मैंने आपको बताया था कि गैर टिकाऊ और टिकाऊ वस्तुओं पर लोग व्यय करते हैं। परिवार के व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा जो अपने ऊपर व्यय किया जाता है, अपने खर्चे के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसको निजी उपभोग व्यय कहते हैं ना। तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, यानी उपभोग। कंजम्पशन जो होता है वो सी से इसको डिनोट करेंगे। इसको आप बाद में समझेंगे कि जब हम व्यय को जोड़ते हैं, जैसे कुल आय को हमने जोड़ा था, लाभ, लगान, ब्याज और मजदूरी, उसी तरीके से हम ये जितने व्यय हैं इनको भी हम जोड़ेंगे, जो इतने भी एक्सपेंडिचर हैं लास्ट में, तब हम राष्ट्रीय आय का मापन करेंगे ना। तो इसको समझते हुए चलेंगे अच्छे से। निजी उपभोग पर व्यय जो किया गया उसको हमने किस अक्षर से दिखाया, यानी सी से। और सी किसको दिखा रहा है, उपभोग को, कंजप्शन को दिखा रहा है। देखिए हमने यहाँ इंग्लिश में भी लिख रखा है, और आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। और फिर है निवेश या विनियोग। निवेश या विनियोग को किससे करेंगे, हम चिन्हित करेंगे आई से, यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, क्योंकि जब हम
करने के लिए है। जब हम पूंजी लगाते हैं उत्पादन की क्रिया पर, उत्पादन करने के लिए, तो वो कहलाता है निवेश या इन्वेस्टमेंट या विनियोग। देखिए इसमें लिखा भी है, जैसा कि मैंने लिखा भी है कि निवेश उत्पादन पर किए जाने वाला व्यय होता है जिससे पूंजी भंडार में वृद्धि होती है। पूंजी भंडार में वृद्धि होती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रैक्टर था या एक ट्रक था, हमने दूसरा मंगा लिया और हमने तीसरा मंगा लिया, तो हमारे भंडार में, पूंजी के भंडार में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई नहीं हुई? तो इसलिए ये वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजी की घिसावट होती है। ये भी घिसावट में बता चुकी हूँ पहले की मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसको मैं बता चुकी हूँ। देखिए जब भी हम कोई भी उत्पादन क्रिया करते हैं या उत्पादन कार्य करते हैं तो उसमें जो भी मशीनें लगती हैं, औजार लगते हैं, यंत्र लगते हैं, उनमें टूट फूट होती है, घिसावट होती है, उनकी मरम्मत होती है। तो ये क्या होती है? ये घिसावट के व्यय के रूप में जानी जाती है। अब क्या होता है, जो कि एक प्रकार की हानि है, ये बात भी बताइए, घिसावट क्या है? एक प्रकार की हानि है। और जो हानि होती है तो इस घिसावट के प्रावधान को क्या कहते हैं? पूंजी के उपभोग का प्रावधान। इसको क्या कहते हैं? घिसावट के प्रावधान को क्या कहते हैं? पूंजी के उपभोग का प्रावधान, यानी कैपिटल कंजप्शंस अलाउंस। देखिए ये लिखा भी है मैंने, कैपिटल कंजप्शंस अलाउंस। इसको आप लोग अपनी किताब पे उतार लीजिए, कॉपी पे अच्छी तरह से उतार लीजिए। देखिए किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, अगर हम केवल किताब से ही पढ़ करके बहुत बुद्धिमान हो जाएं तो फिर हमारे नज़र में लाइब्रेरियन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वो तो सारे दिन किताबों के बीच ही रहता है। लेकिन जब तक हम किसी भी अवधारणा को, किसी भी समस्या को समझते नहीं हैं या किसी भी प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो हम कहते हैं ये बहुत ही कठिन है, इसको छोड़ दिया जाए या इसको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम उसी चीज़ को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर वो हमें बहुत सरल, बहुत इजी लगने लगती है, फिर हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं रह जाती है। और आप लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगी ये कि राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधियाँ हैं, चाहे वो उत्पादन विधि हो, चाहे वो आय विधि हो और चाहे वो व्यय विधि हो, तीनों ही विधियों से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या है, निवेश कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं। पहला क्या होता है कि माल के भंडारण के लिए निवेश होता है। जैसे कि मान लीजिए खाद की दुकान है, अब किसी ने 1 ट्रक खाद मंगाई और उसने और उसको और मतलब वो समझ रहा है कि हमें आगे और बिकेगी है, तो वो और उसको मंगा लेता है और मंगा लेता है। तो ये क्या होता है, वो निवेश करेगा ना, इन्वेस्ट करेगा तभी तो खाद का ट्रक आएगा, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। तो क्या होगा ये, लेकिन उसका माल बढ़ गया, माल बढ़ाना जिसको वो भविष्य में बेच करके मुनाफा और लाभ कमाएगा। अगला है इसमें कि व्यवसायिक स्थिर निवेश। अब व्यवसायिक स्थिर निवेश क्या है, हमने भी आपको बताया, जैसे ट्रैक्टर, ट्रक या मान लीजिए कोई स्कूल का उदाहरण ले लेते हैं एक, या कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कुछ भी, उसके लिए हमने भवन का निर्माण कराया ना। अब उसमें भले उत्पादन हो चाहे ना हो, तभी तो बताए स्थिर लागतें जो होती हैं वो जल्दी बदलती नहीं हैं, उनमें तो खर्च करना ही करना होता है। लेकिन जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जो वेरिएबल हमारी कॉस्ट होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिर लागतें हैं वो जल्दी चेंज नहीं होती, उसमें बहुत दीर्घ काल में होती हैं, अल्पकाल में वो नहीं हो पाती हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, तो जैसे स्थिर निवेश क्या हुआ, जैसे कि एक स्कूल बनवाया तो किसी ने बिल्डिंग बनवाएगा ना, कोई भले ही बच्चा उसमें एक भी ना आए, तब पहले नहीं आएगा तो उसको कहाँ से लाभ मिलेगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि हम जब भी उत्पादन करते हैं तो पहले हमें अपनी पूंजी लगानी पड़ती है, तब हमें लाभ मिलता है, ठीक है ना। और अगला है इसका गृह निर्माण में निवेश। अब गृह निर्माण में निवेश क्या है कि सभी लोग अपना घर तो बनवाते हैं, सबका एक सपना होता है कि मेरा भी एक घर हो, तो घर का निर्माण करने में लोग निवेश करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, लेकिन वो अपने घर को बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगला है सरकारी निवेश। अब सरकारी निवेश क्या होता है, सरकारी निवेश भी तो, सरकार की भी तो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, सरकार भी खर्च करती है, जैसे शेयर है, आपका शेयर बाजार है, या मान लीजिए जैसे जो ऋण देती है, फिर ऋण देती है फिर उन पर ब्याज भी लेती है, लेकिन उन पर खर्च भी तो करती है ना, तो ये सरकारी व्यय होता है। बहुत सारे खर्चे होते हैं क्योंकि ये इन्वेस्ट के द्वारा सरकार भी इन्वेस्टमेंट करती है, ये शेयर होते हैं, उनके अलावा उनकी फैक्ट्री होती हैं, बहुत सारी
पुल होते हैं, पुलों का निर्माण करता है, सड़क का निर्माण करता है, नहरों का निर्माण करता है, ये सब क्या होते हैं? सरकारी व्यय तो है, खर्चा होता है ना। लाभ मिलता है, इनसे आमदनी होती है, लेकिन वो बाद में होती है, पहले उन पर व्यय करना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हम किससे दिखाएंगे? आई से, यानी निजी उपभोग व्यय को हम सी से दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट का पहला अक्षर ले लेंगे आई, यानी सी प्लस आई। ठीक है, अब हमारा क्या बचा? तीसरा बचा क्या? सरकारी व्यय। हमने पहले आपको बताया था चार पे व्यय होता है, निजी उपभोग पर व्यय, निवेश पर व्यय, सरकार पर व्यय और शुद्ध निर्यात पर व्यय। तो ये हम तीसरा पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट, जी से इसको हम दिखाएंगे, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करती है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को किससे दिखाएंगे? जी से दिखाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए सरकार किस किस पर व्यय करती है? सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय करती है, जैसे सफाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस पर सरकार व्यय करती है ना। तभी तो इतनी कम स्कूल में फीस लगती है और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सरकारी तो इस पर खर्च कर रही है। और दूसरा है, और स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है, जैसे हॉस्पिटल आप जाइए, 1 रुपये का पर्चा बनवाइए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। लेकिन अगर प्राइवेट में आप दिखाएंगे तो डॉक्टर कम से कम 200 या 300 रुपये फीस लेता है। तो ये सरकार का व्यय हुआ। इसके बाद है प्रतिरक्षा कानून पर व्यय। प्रतिरक्षा कानून पर व्यय, जो भी आपकी हमारी जल सेना है, थल सेना है, हमारी पुलिस विभाग है, इस पर व्यय होता है ना। इसकी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। कानून के लिए जो हमारे वकील होते हैं, जो हमारे जज होते हैं, जो हमारा कोर्ट है, इस पर व्यय करती है सरकार। इसके बाद है कर्मचारियों को वेतन। अब कोई मास्टर है, डॉक्टर है या पुलिस विभाग में है, उनको वेतन भी तो देती है सरकार, तो उस पर भी सरकार खर्च करती है ना, खर्च करती है। फिर है सरकारी उपभोग व्यय। सरकार का भी तो अपना उपभोग व्यय होता है, जैसे उसकी फैक्ट्री है, उसकी मशीनरी है, उसके भी कुछ औजार होते हैं, उन पर भी तो कुछ व्यय होता है। जितनी सरकारी मशीनरी है उस पर खर्च होता है कि नहीं होता है? भवन है, उन पर भी खर्च होता है। इसके बाद है हस्तांतरण व्यय। अब हस्तांतरण व्यय को आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो भी सरकार व्यय करती है इसको क्या होता है? इसको हस्तांतरण व्यय कहते हैं। कब? ये अनुत्पादक कार्यों के लिए किया जाने वाला भुगतान है, जैसे विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति। इसके बदले में कुछ उत्पादन तो नहीं करते ना ये लोग, ना कुछ सरकार को देते हैं कुछ भी, सरकार ना कुछ उत्पादन करके देते हैं, ना कोई टैक्स देते हैं। लेकिन इनको ये सरकार इन योजनाओं पर व्यय करती है ताकि समाज में, हमारे देश में या किसी भी देश का विकास हो सके। जो लोग गरीब हैं, जो लोग साधनहीन हैं, उनके पास सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो पहुंचाई जाती हैं, ताकि उनका जीवन भी सही से चल सके। तो ये था हमारा सरकारी व्यय। अब हमने 3 चीज़ों को पढ़ लिया, यानी उपभोग व्यय, सी कंजप्शंस, और दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी जी। अब हमारा लास्ट बचा है जो है एक्स माइनस एम, यानी शुद्ध निर्यात पर होने वाला व्यय। इसको भी हम आइए पढ़ लेते हैं। शुद्ध निर्यात व्यय हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो शुद्ध निर्यात व्यय हमें मिल जाएगा। यानी निर्यात माइनस आयात बराबर क्या होगा? शुद्ध निर्यात व्यय। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर यानी NNE। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा अगर हम निर्यात में से आयात को घटाएंगे। यदि हमारे निर्यात ज़्यादा हैं, तो हम निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है तो देश को लाभ है, नहीं है लाभ। और अगर हमारे निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है तो हमारे देश को हानि है। ये ज़्यादा है और ये कम है तो हमारे देश को हानि है। लेकिन हमें शुद्ध निर्यात व्यय तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे हानि हो और चाहे लाभ हो। तो ये देखिए, इसको मैंने लिख भी रखा है जैसा कि शुद्ध निर्यात व्यय आयात व निर्यात के अंतर के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो अब हमने सभी कुछ निकाल लिया, सब चारों व्यय निकाल लिए ना।
तो हमने पहला किसको कैसे किया था, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम शुद्ध, यानी हम राष्ट्रीय आय का मापन कर रहे हैं तो हम राष्ट्रीय आय को निकालेंगे ना। लेकिन हम जब इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GDP एट 8 MP किस पे मिलेगा हमें, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। पहले क्या था हमारा, निजी उपभोग, यानी हमने उसको C से किया था, C प्लस इन्वेस्टमेंट I से, फिर हमने गवर्नमेंट यानी G से, और फिर हमने प्लस किया X माइनस M, तो हमें क्या मिल गया, GDP एट मार्केट प्राइस या GDP एट MP, हमें ये प्राप्त हो गया ना। लेकिन ये तो हमारी राष्ट्रीय आय हुई नहीं है अभी, ये हमारी राष्ट्रीय आय हुई, ये तो घरेलू आय हुई है, हुई कि नहीं हुई, क्योंकि D क्या है, डोमेस्टिक है कि नहीं है, ये घरेलू है ये। तो हमें कितना क्या मिला, सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस पर, 8 मार्केट प्राइस या 8 MP पे। अब हमें क्या निकालना है, NNP निकालना है ना NNP, तभी तो हमारी निकलेगी, क्योंकि हमें नेशनल निकालना है। अब D क्या है, D छोटा होता है क्योंकि घरेलू है, और N क्या होता है, नेशनल होता है, बड़ा होता है। हम पहले बताया कि ये बड़ी अवधारणा होती है और ये छोटी होती है, ये संकुचित होती है और वो विस्तृत अवधारणा हमारी है। तो GDP मिल गया है, तो हम GDP में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मूल्यह्रास। क्या कर देंगे, मूल्यह्रास। तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन को जब हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको NDP, लेकिन ये मिलेगी किस पे, 8 MP। ठीक है, अब हमें लेकिन राष्ट्रीय आय किस पे याद करनी है, फैक्टर कास्ट पे, यानी साधन लागत पे। तो चलिए उसको NDP में हम क्या करेंगे, NDP मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे किसको, ये चीज हमने आपको पढ़ाई थी, विदेशों से शुद्ध साधन आय को, यानी नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP मार्केट प्राइस क्या मिल जाएगा, NNP एट MP। ठीक है, अब हमको NNP, अब बाजार मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है नहीं होता है, और साधन लागत, हमारी साधन लागत पे जो मूल्य होता है वस्तु का निर्धारण होता है, हमने आपको ये बताई थी परोक्ष करों की अवधारणा में, और सामान्य निवासियों की अवधारणा और घरेलू निवासियों की अवधारणा के अंतर्गत, और हमने आपको निवेश की अवधारणा, हमने 4 अवधारणा जब आपको पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि बाजार मूल्य कैसे होता है किसी वस्तु का। जैसे हमने इसको पेन का उदाहरण दिया था कि पेन का जो साधन लागत है ये 10 रुपये पे बना है, लेकिन जब बाजार में बेचेंगे इसको तो 15 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि ये इसमें अप्रत्यक्ष कर भी लगे हुए हैं, इसको डाल देता है क्योंकि वो सरकार को दिए जाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे जी, हमें NNP MP मिल गया ना, क्योंकि ये छोटा था और ये N बड़ा था, तो हमने इसमें इसको NFI को जोड़ दिया तो हमें NNP MP मिल गया है। चलिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम जो हमें NNP हमें मिल गया है 8 MP, तो हमको इसमें क्या करना है, इसमें से हमें माइनस कर देना है अप्रत्यक्ष करों को, यानी IT डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है, और जोड़ना क्या है, प्लस करना है आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी, अनुदान, ये हमको जोड़ना है। ये हमने आपको पहले बताया था। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, NNP फैक्टर 8 फैक्टर कास्ट यानी FC 8FC। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। और देखिए तो हमें क्या मिल गया, NNP FC। क्या हमने किया, NNP MP में से हमने क्या किया, IT यानी अप्रत्यक्ष कर को हमने घटाया और हमने आर्थिक सहायता को जोड़ दिया, तो हमें क्या, NNP FC। अब अगर हम NNP FC की जगह हम NNP MP जोड़ना ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो हम NNP, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर को तो हम जोड़ देंगे और इसको हम घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP MP मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यय विधि के द्वारा
कैसे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और हमने आपको जो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं थी 8, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। और इसमें भी हमने आपको 3-4 बता दी हैं अभी, जीडीपी, एनडीपी और एनएनपी, एनडीपी कैसे निकाली जाती है मार्केट प्राइस पे और कैसे निकाली जाती है फैक्टर कॉस्ट पे। इसका विस्तृत वर्णन हम कर भी चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, और हम फिर से आपको बता देंगे और अच्छे से बता देंगे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये क्या क्या कठिनाइयां हैं, और क्या किसी की जब आय बढ़ती है तो क्या उसका कल्याण भी बढ़ता है, या उसको आय को हम कल्याण से माप सकते हैं कि हाँ जिसकी आय बढ़ रही है तो उसका कल्याण हो रहा है, या वो संतुष्ट है, वो खुश है ना। तो देखिए, हमारा लास्ट में यही कहेंगे कि खूब मन से मन लगाकर पढ़िए और अपने कैरियर को अच्छे से बनाइए, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है इतने ज़्यादा। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मुझको काफ़ी रिटर्न वर्क करना पड़ता है, काफ़ी टाइम भी लगाना पड़ता है इस वीडियो को बनाने के लिए आप तक पहुँचे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकें। जो भी हमारा सिलेबस है वो सीरियल से आपको एक ही चैनल के माध्यम से मिल सके, ऐसी हमारी कोशिश है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, या आपको और किस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे इसको समझाने की। धन्यवाद, नमस्कार।